हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। थर्ड चैप्टर हम करेंगे 12th क्लास का, जो कि एयरफोर्स और सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। देखो, ये चैप्टर है अपना मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल का सब्सक्रिप्शन जरूर ले लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो के अंदर मैं थर्ड चैप्टर करवा रहा हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट बनता है। इसके बाद मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, जो तीनों चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चन जो है, लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं वो आए हुए हम करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। जब ये जो थ्योरी जो है आप इसको ढंग से पढ़ लोगे तो क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो चलो इसमें स्टार्ट करते हैं। इसकी थ्योरी क्या है, देखो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, हम ज़्यादा डीपली में नहीं जाएंगे। देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखो, करंट हमने पढ़ लिया था, क्या होता है कि भाई चार्ज का फ्लो होता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर, तो वही करंट होता है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे जनरेट होगा, किसी भी चार्ज से या फिर मैं कहूँ करंट से। देखो, एक सिंपल जो चार्ज है, चार्ज एट रेस्ट से, ये तीनों चीज़ें लिख लेना, मैं तीन चीज़ें बताऊंगा। चार्ज एट रेस्ट से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो। ठीक है, जब चार्ज मोशन में आ जाए, यूनिफॉर्म मोशन में, चार्ज इन मोशन, इन यूनिफॉर्म इन मोशन, और मैं कहूँ कि यूनिफॉर्म स्पीड से वो मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से, तब वो जनरेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड है अगर चार्ज की तो वो जनरेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड। अब थर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट बनता है। एक क्या हुआ है भाई, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कांस्टेंट स्पीड। क्या मतलब है? कांस्टेंट स्पीड। अगर उसकी स्पीड जो है कांस्टेंट नहीं है तब क्या होगा, मैं कहूँगा एक्सेलरेटेड चार्ज। एक्सेलरेटेड चार्ज, एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वो प्रोड्यूस करेगा अब दोनों ही, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम लिखेंगे बी से, अभी हम मैग्नेटिक फील्ड को डीपली पढ़ेंगे थोड़ा सा। इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज होती है। एक्सेलरेटेड चार्ज का मतलब है जिसकी स्पीड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक है, जब हम 11th क्लास के टॉपिक्स करवाएंगे तो मैं इस पे दोबारा से आऊँगा एक बार, स्पीड क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है। वैसे तो मैंने एक वीडियो बना रखा है स्पेशली इन्हीं के लिए, जो 11th क्लास में नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो यूज होती हैं, वो वीडियो आप एक बार चेक कर लें। बेसिक फिजिक्स नाम से होगा, तो वो वीडियो एक बार चेक कर लें। एक्सेलरेटेड चार्ज के बारे में मैंने उसमें बता रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में बताया है, चार्ज के बारे में नहीं बताया है। चार्ज यहाँ पे है, अगर चार्ज जो है उसकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है तो वो दोनों फील्ड जनरेट करेगा। तीनों पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन बड़ा ही इजी से इसमें बन सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं है आपको, तो ये क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ से पता लगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस कैसे होता है, तो वो प्रोड्यूस होता है कहाँ से, करंट कैरिंग यूनिफॉर्म चार्ज से, यूनिफॉर्म चार्ज मोशन से, या फिर मैं कहूँ कि करंट से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलो, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो आ गया मेरे पास, है ना। फील्ड क्या होगा, जो किसी भी करंट वायर के आक्रोश या फिर साइड में जो भी फील्ड होगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब जैसे कोई यूनिफॉर्म वायर है, या फिर मैं इससे पहले मैं करता हूँ मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बता देता हूँ पहले थोड़ा सा, फिर हम इसके ऊपर आएंगे दोबारा से। मैग्नेटिक फोर्स मतलब ये जो वो फोर्स है जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी भी करंट कैरिंग वायर के ऊपर लगता है, या फिर मैं कहूँ किसी भी चार्ज के ऊपर लगता है, तो वो कितना होगा फोर्स। तो वो फोर्स होता है, अगर वेक्टर क्वांटिटी में लिखूँ इसको मैं, तो चार्ज V क्रॉस B। V जो है यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर है, B जो है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, Q जो है वो चार्ज है, F है फोर्स है यहाँ पे। ठीक है, तीनों को लिख लेना आप अलग अलग। अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट को मैं लिखता हूँ, अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूँ इसको मैं, तो ये लिखूँगा QVB साइन ऑफ थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा साइन यूज होता है, डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कोस यूज होता है। अगर वेक्टर आपको नहीं आता है तो 12th क्लास का मैथ का जो एक टॉपिक है, चैप्टर है, वो उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको चेक कर लेना एक बार, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, QVB साइन थीटा, तो ये फोर्स का फॉर्मूला है मैग्नेटिक फोर्स का।
अगर मैं कहूँ कि दोनों फील्ड है मेरे पास, दोनों फील्ड, तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स का मैंने फॉर्मूला आपको बता ही दिया था, क्या होता है Q इंटू में E, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। और आल्सो जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उनका सुपरपोजिशन कैसे होता है, सिंपली उन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दो, तो मैग्नेटिक फोर्स को भी इसमें ऐड कर देंगे। अगर हमारा जो चार्ज है वो कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो इसको हम बोलते हैं लोरेंज फोर्स, लोरेंज फोर्स। और ये कौन सा फोर्स था भाई, ये था मैग्नेटिक फोर्स, ये है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये है मैग्नेटिक फोर्स। और दोनों किसी भी जगह पे दोनों फील्ड हो मेरे पास, तो उसको हम बोलेंगे लोरेंज फोर्स। ये कब होता है, जब चार्ज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या फिर स्पीड से मूव करता है तब। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं, वो क्या क्या है इनको नोट कर लेना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये लास्ट ईयर के पेपर में भी आया हुआ था। जब v या फिर मैं कहूँ वेलोसिटी इज पैरेलल टू b, मतलब वेलोसिटी जो चार्ज का मोशन है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो दोनों ही सेम हो, सेम, जैसे ये मैं बना दूँ, ये वेलोसिटी है मेरी और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा भाई, एंगल कितना दिख रहा है मेरे को, 0 दिख रहा है, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो यहाँ पे फोर्स जो है किसी भी चार्ज के ऊपर, जो चार्ज यहाँ पे मूव कर रहा है इस साइड में, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, देखो अगर थीटा 0 हो जाए तो साइन 0 कितना होगा भाई, अपना 0 होगा, तो फोर्स भी कितना होगा, 0 होगा। अब क्वेश्चन ये बनता है, अगर मैं कहूँ कि कोई भी चार्ज जो है वो वेलोसिटी उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, या फिर मैं कहूँ चार्ज जो है वो मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो उसका पाथ क्या होगा, पाथ का मतलब वो किस साइड में जाएगा, ठीक है। तो उसका पाथ क्या होगा, उसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, 0 लग रहा है, इसका मतलब जैसा उसका पाथ था ऑलरेडी पहले वैसा ही रहेगा। पहले कैसा पाथ था उसका, स्ट्रेट लाइन पाथ था, तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है स्ट्रेट लाइन पाथ, कि उसका पाथ जो है वो कैसा होगा, मतलब जैसे जा रहा था वैसे ही चला जाएगा, कोई उसके अंदर डिफ्लेक्शन नहीं आएगा जब तक फोर्स उस पर 0 है तब तक, ठीक है। सेकंड इसमें अब पॉइंट है, स्पेशल केस है, जब v इज परपेंडिकुलर टू b, जब इन दोनों के बीच में जो है एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्री। जैसे मैं कहूँ वेलोसिटी इस साइड में है मेरी और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस साइड में है, देन फोर्स कितना होगा, फोर्स कितना होगा भाई, यहाँ से देखो थीटा जो है कितना हो गया इनके बीच में, 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री। यहाँ पे पुट करोगे मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्मूले में तो क्या बनेगा, देखो ये QVB साइन 90 जो है वो 1 बन गया, तो ये आ गया मैक्सिमम फोर्स आ गया ये, ठीक है, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तब। अब देखो वेलोसिटी मतलब चार्ज इधर जा रहा है ना, और मैग्नेटिक फील्ड मेरा इधर है, तो फोर्स जो लगेगा वो किस साइड में लगेगा, देखो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इन दोनों की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्रॉस प्रोडक्ट का आप वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बता रखा है इसको। तो वेलोसिटी इस साइड में है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में है, और इन दोनों का परपेंडिकुलर होगा इस साइड में। तो ये चार्ज जो है ऐसे जा रहा था ना, तो ये ऐसे रोटेट करने लग जाएगा, सर्कुलर पाथ में आ जाएगा, और वो सर्कुलर पाथ जो है इसके परपेंडिकुलर होगा इन दोनों के ही, ठीक है। तो इसका जो पाथ बनेगा वो बनेगा सर्कुलर पाथ। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बनती है यहाँ पे, वो क्या है कि सर्कुलर पाथ अगर बन रहा है तो उसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस। यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड मैं ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है कांस्टेंट है उस जगह पे, यहाँ पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड जो है कांस्टेंट है, उस जगह पे मैं ये ले रहा हूँ। सर्कुलर पाथ होगा उस साइड, सर्कुलर पाथ होगा उस टाइम पे, और सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो कैसे हम निकालेंगे, देखो कोई भी सर्कुलर पाथ जब होता है तो उसके अंदर क्या होता है, देखो एक तो फोर्स है मेरा, कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स है QVB, है ना। और जब भी सर्कुलर पाथ आता है, देखो इस चीज़ को मैं पढ़ाऊंगा 11th क्लास में, टॉपिक है ये, सेंटीपिटल फोर्स आएगा इसके अंदर। सेंटीपिटल फोर्स कौन सा होता है, वो फोर्स जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में मूव करता है। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
वो फोर्स कौन सा होता है कि वो भी सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है जब आता है, लेकिन अगर उसको हम छोड़ दें या फिर वो फोर्स जो है हट जाए तो वो जो है स्ट्रेट लाइन पाथ में चला जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि रस्सी के मैंने एक पत्थर बांध के ऐसे घुमा रहा हूँ, जैसे उसको मैं छोड़ूंगा तो वो कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर जाएगा। तो उसके ऊपर जो है फोर्स लग रहा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे हम कहते हैं भाई दूध बिलो रहे हैं हम, जैसे दूध, जैसे वो जो मशीन है वो रुक जाएगी तो वो घी है, दूध है, वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो उसी डायरेक्शन में टेंजेंटली चला जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन पाथ चला जाएगा। तो वहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है एक एटम के अंदर, एटम के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं वो सब। और मैं कहूँ कि अर्थ के ऊपर भी लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, जब वो सन के अराउंड नियरली सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, ठीक है। और मैं कहूँ कि सैटेलाइट जो है वो भी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं अर्थ के अराउंड में, तो उन पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमेशा लगता है सेंटर की तरफ, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, mv²/r। अब ये फोर्स जो है किसके बराबर होगा, कहाँ से आया ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से आया, QVB, ठीक है। यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं, कितनी रेडियस आएगी, देखो इसको इधर ले आओ नीचे, तो ये बन गया mv/QB। m क्या है, मास ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल है, मास है, कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है उसका मास हमेशा होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है जिसका मास हो उसके ऊपर चार्ज हो, उल्टा कभी ट्रू नहीं होगा, लेकिन जिसका भी चार्ज है उसका मास जरूर होगा। तो ये आगे रेडियस आ गई। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट होगा तो रेडियस भी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन अगर ये वेरिएबल होगा तो रेडियस भी वेरिएबल ही होगी, फिर उसका सर्कुलर पाथ नहीं रहेगा। मान लो उसका मैग्नेटिक फील्ड हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो रेडियस जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे और इंक्रीज होगी, बड़ी होते जाएगी रेडियस जो है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। पाथ कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एंगल है मेरा वो 90 डिग्री हो तब, ठीक है। थर्ड केस इसमें और आता है जब उनके बीच में जो है कुछ एंगल हो, स्पेसिफिक एंगल हो, कुछ भी एंगल हो। थर्ड केस मैं ले देता हूँ कि V इज एट सम एंगल थीटा विद B। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है कुछ एंगल है, तब क्या होगा, जब एंगल है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, जब भी वो एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल है। तो हॉरिजेंटल से क्या होगा, हॉरिजेंटल का मतलब जिस साइड में मैग्नेटिक फील्ड है उसी साइड में वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आएगा, तो उसकी वजह से तो स्ट्रेट लाइन पाथ हो गया। एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो उस केस में क्या होगा, सर्कुलर पाथ हो गया। तो सर्कुलर प्लस में स्ट्रेट लाइन प्लस में सर्कुलर, स्ट्रेट लाइन प्लस सर्कुलर, दोनों पाथ इसके अंदर होंगे। तो ये पाथ जो है ये बन गया हेलिक्स पाथ। हेलिक्स पाथ कैसे होगा, जैसे आपने स्प्रिंग देखी है, स्प्रिंग ऐसे ऐसे वो आगे भी बढ़ती जाती है और सर्कुलर मोशन में ये भी है ऐसे ऐसे, ठीक है। और उसकी रेडियस जो है वो यही होगी mv/QB। ये आगे भी बढ़ रहा है और सर्कुलर मोशन में भी है ऐसे ऐसे, ठीक है, सर्कुलर मोशन में। तो ये है हेलिकल पाथ, ये आपको याद रखना है। कोई भी एंगल पे जा रहा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके अंदर हेलिकल पाथ होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं, देखो ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया आप सभी को। नेक्स्ट हम चलेंगे तो इस पे एक देखो ये यूनिट मैं बता देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड की जो है यूनिट क्या होगी। तो देखो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बार बार मैं लिख रहा हूँ QVB साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट आ रही है वो क्या आ रही है, फोर्स बाई, अगर मैं इसको इसके तो क्योंकि यूनिट लेस क्वांटिटी है इसको तो हटा देता हूँ मैं, तो फोर्स बाई QV। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और चार्ज की होती है कूलम, और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये जो है यूनिट बन गई इसकी न्यूटन पर कूलम, और न्यूटन सेकंड डिवाइड बाय कूलम मीटर, और इसको हम बोलते हैं टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो SI यूनिट है वो है टेस्ला। टेस्ला कंपनी तो आपने सुनी होगी, गाड़ियों की कंपनी है, एलोन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला उसकी है। तो टेस्ला यूनिट जो है वही है, टेस्ला नाम है, एक साइंटिस्ट का नाम था टेस्ला, उसने मैग्नेटिक फील्ड दिया था। इसकी CGS यूनिट जो है वो है गॉस।
ठीक है। गॉस का भी आपने नाम सुना है, गॉस सरफेस, गॉस थ्योरम जो है फर्स्ट यूनिट में हमने करी थी, वही है गॉस। तो ये सीजीएस यूनिट है। सीजीएस यूनिट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको याद करो से मत करो। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट जो है टेस्ला जरूर याद करनी है आपको। एक यूनिट और आएगी, वो बाद में आएगी, अगले यूनिट के अंदर आएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स जब हम पढ़ेंगे तब। तो अभी के लिए इसको टेस्ला याद करो, टेस्ला यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं कि अब जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो होगा वो किसका होगा। देखो बायोट-सावर्ट्स लॉ जो है वो है बायोट-सावर्ट्स लॉ। बायोट-सावर्ट्स लॉ ये किसके ऊपर है? ये है मैग्नेटिक फील्ड। ये बताता है किसी भी लाइन चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट के ऊपर वो कितना होगा। कोई भी लाइन चार्ज है मेरे पास कैसे भी शेप का, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल एलिमेंट जो है वो कितना होगा अगर थीटा एंगल पे वो है तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सीधा याद कर सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये स्मॉल एलिमेंट डी एल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पे, और ये डिस्टेंस पे है आर, डिस्टेंस पे आर स्क्वायर है। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है कि ये क्या है? ये है परमेबिलिटी। म्यू नॉट जो है क्या है? परमेबिलिटी। और इसकी यूनिट जो है अब वो इम्पोर्टेंट बनती है परमेबिलिटी। तो इसकी यूनिट यहीं से आप निकाल सकते हो कितनी आएगी। देखो ये क्या है? टेस्ला है। इसकी क्या होगी? इधर जाके मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस है तो, है ना। करंट की क्या होगी? एम्पियर होगी, डिवाइड बाय एम्पियर। और लेंथ की क्या होगी? फिर से मीटर होगी, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये बन गया टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ये है म्यू नॉट की यूनिट, परमिबिलिटी की यूनिट। देखो परमिटिविटी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, ये है परमिबिलिटी। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि वो मटेरियल जो है वो उसकी मैग्नेटिक पावर जो है कि नहीं है, मतलब मैग्नेटिक उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी है कि नहीं उस मीडियम के अंदर। मतलब नॉन मैग्नेटिक मीडियम के लिए ये जो है म्यू नॉट ही होगा, जैसे उसमें फ्री स्पेस के लिए लिया था हमने एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई मैग्नेटिक मीडियम है, फॉर मैग्नेटिक मीडियम, तो उस केस में परमेबिलिटी जो है वो कितनी हो जाएगी? म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई म्यू आर। ये है रिलेटिव परमेबिलिटी। कौन सी है? रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी जैसे उसमें था रिलेटिव परमिटिविटी था, सेम वैसे ही है रिलेटिव परमिबिलिटी। उसमें हम उसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल रहे थे, इसको हम रिलेटिव परमिबिलिटी ही बोलेंगे। ठीक है। अब इसकी जो है वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू में 10⁻⁻⁷ और यूनिट ये है टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ठीक है। इसकी वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वैल्यू से कोई क्वेश्चन आता नहीं। बस इसकी यूनिट याद रखनी है टेस्ला मीटर बाई एम्पियर। ठीक है। और ये भी याद रखना है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो करंट जो है जैसे जैसे बढ़ेगा उसका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, और हम वायर से दूर जाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा डिक्रीज होगा। ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं, बायोट-सावर्ट्स लॉ हो गया। अब इसकी एक एप्लीकेशन का एक रिजल्ट है, वो सीधा मैं लिख देता हूँ क्या रिजल्ट है। अब वो रिजल्ट जो है इम्पोर्टेंट भी बनता है, सीधा फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं उसके ऊपर। ठीक है। तो वो रिजल्ट क्या है मैं लिख देता हूँ। ठीक है। कोई एक इसका रिजल्ट मैं लिख देता हूँ, इसकी एप्लीकेशन का वो रिजल्ट क्या है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए सर्कुलर रिंग एट सेंटर, सर्कुलर रिंग ऑफ कैरिंग करंट, ये लिखो कैरिंग करंट एट सेंटर। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो है कितना होगा? देखो ये एक रिंग है, करंट कैरिंग रिंग है, तो इसके ऊपर जो है इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? तो इसका सीधा फॉर्मूला बनता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2, अगर इसकी रेडियस में कुछ मान लो आर मान लो या ए मान लो, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2a बनता है इसका फॉर्मूला एट सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग करंट कैरिंग रिंग। ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, करंट उसकी वैल्यू गिवन होगी, रेडियस कुछ भी गिवन होगी, इसमें पुट करना है, सारी चीज़ें ऐसा यूनिट में लेके चलोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा टेस्ला के अंदर। ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको लिख लेना है। नेक्स्ट है इसमें चीज़ है एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर्स
सर्किटल लॉ। इसकी मैथमेटिक फॉर्म में लिख देता हूँ, हालांकि ये इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देता हूँ। क्या है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम, अगर म्यू नॉट कब लेंगे? जब नॉन मैग्नेटिक मीडियम है तब, म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज इन दैट क्लोज लूप, करंट इनक्लोज इन दैट क्लोज लूप। ठीक है, इस रिजल्ट का यूज करते हुए इसका रिजल्ट का एक एप्लीकेशन है। अब एक स्ट्रेट है, सिंगल वायर है, इनफाइनाइट वायर है, तो उससे एक करंट कैरिंग वायर है ये, तो उससे एक डिस्टेंस के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैं लिखूंगा इसकी एक एप्लीकेशन है यही, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट वायर, करंट कैरिंग वायर लिखो यहाँ पे, करंट कैरिंग, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर एट ए डिस्टेंस, कुछ भी डिस्टेंस पे आर पे लिख लो, तो कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड जो है। जैसे ये है एक्सप्रेशन, वैसा ही एक्सप्रेशन इसमें भी आता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। इसमें पाई नहीं आता है, ये ध्यान रखना है, इसमें पाई आता है, बस थोड़ा सा ही ये फर्क है। देखो ये सीधा सीधा फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चन में, है ना, घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकते हैं, तो सीधा सीधा फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं, भाई फॉर्मूला कौन सा होगा इनमें से। तो आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो आप टिक कर देंगे सही से, नहीं याद होगा तो फिर कुछ भी तुक्के मारोगे आप, है ना, 1 नंबर कट जाएगा आपका काम का। ये जो है फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन भी बनता है, सीधा सीधा करंट दे देंगे आपको और एक डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना पूछ लेंगे, तो इसमें वैल्यू पुट करनी है सिंपल आपको और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट था यहाँ तक। तो अब देखो 1-2 चीज़ें और बता देता हूँ मैं, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर है, इस यूनिट के अंदर और क्या क्या चीज़ें बच गई। तो वो बच गई, देखो अब क्या है नेक्स्ट, अब सोलेनॉइड, टोराइड, उनको बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट बनता नहीं है सोलेनॉइड टोराइड। सोलेनॉइड मैं वैसे बता देता हूँ आपको क्या है, कि एक इनफाइनाइट कोयल है, कोयल समझते हो, जैसे स्प्रिंग टाइप में, है ना, वाइंडिंग होती है। जैसे मैं किसी भी मोटर के अंदर लगाऊं तो मोटर के अंदर तार सी होती है ना, वो होता है सोलेनॉइड। ठीक है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है कुछ ना, उसके आउटसाइड जो है मैग्नेटिक फील्ड हम 0 मानते हैं नियर द सेंटर पे। ठीक है, एंड पॉइंट पे कुछ अलग मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है, सोलेनॉइड का क्वेश्चन बहुत ही कम आता है। देखो नेक्स्ट क्या है, अब जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, तो क्या क्या होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, क्या क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो इंपॉर्टेंट बनती हैं। बस इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक फ़र्क है इसके अंदर, वो क्या फ़र्क है कि ये जो है ऑलवेज क्लोज होती हैं, क्लोज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ओपन भी होती हैं और क्लोज भी होती हैं, दोनों ही होती हैं। ओपन होती है मोस्टली तो क्योंकि सिंगल चार्ज जो है उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सिंगल पोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई भी एक बार मैग्नेट में अगर लूँ, बार मैग्नेट मतलब एक बार ले लेता हूँ मैग्नेट की, एक रोड ले लेता हूँ, उसके अंदर जो है 2 पोल है मेरे पास, नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है, अगर इसको आप कट भी करोगे कहीं से भी, जैसे मान लिया मैंने यहाँ से कट कर दिया, तो इधर साउथ पोल जनरेट हो जाएगा, इधर नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसका मतलब जो है एक पोल जो है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ऑलवेज इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज रहेंगी। क्लोज कैसे होंगी? नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाएंगी और साउथ से नॉर्थ जाएंगी इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है, उसके अंदर पॉजिटिव से निकल रही थी, नेगेटिव के अंदर जा रही थी, इसके अंदर नॉर्थ से जाएंगी साउथ के ऊपर, आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, साउथ से नॉर्थ। तो ये मेरी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक मेन जो है इसके अंदर प्रॉपर्टी थी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्लोज होती हैं और कंटिन्यूस तो होती ही होती हैं। किसी भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, जस्ट उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें चीज़ देखो, एक इम्पोर्टेंट चीज़ बनती है। अब वो क्या है कि अगर मेरे पास 2 वायर हो, इनफाइनाइट वायर हो, ठीक है, उसके अंदर जो है अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, मान लिया मैंने सेम डायरेक्शन में, एक बार हम सेम डायरेक्शन में ले लेते हैं, फिर हम अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे, देन क्या होगा इनके बीच में। देखो कंडक्टर के ऊपर मैं ज़्यादा जा नहीं रहा, कंडक्टर के अंदर वैसे फोर्स तो ये लगता है, फोर्स क्या लगता है एक कंडक्टर के ऊपर, IL क्रॉस B
तो यहाँ से इस फॉर्मूले का यूज करके हम फोर्स की डायरेक्शन अगर निकालें इसके अंदर, तो फोर्स की डायरेक्शन आ गई इस वायर की इसके ऊपर और इस वायर की इसके ऊपर। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा कि अगर करंट जो है सेम डायरेक्शन में है, इफ़ करंट इज इन सेम डायरेक्शन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, अब करंट की जगह कुछ और भी आ सकता है। क्या आ सकता है देखो मैं बताता हूँ। अभी करंट की जगह मैं कहूँ कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, सेम चार्ज पार्टिकल हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे मैं कहूँ कि सेम मतलब सेम पोलरिटी के, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो नेगेटिव। जैसे मैं कह दिया हूँ प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन ये है, तो प्रोटॉन मूव कर रहा है इस साइड में, एक प्रोटॉन मूव कर रहा है इस साइड में, मतलब करंट की डायरेक्शन यही है, दोनों की सेम डायरेक्शन में है। तो वहीं पे भी दोनों वायर क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों वायर्स के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, देन ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। अब ये ध्यान रखना है कि दोनों वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट हो तो अट्रैक्ट, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिपेल। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। अब नेक्स्ट इसमें चलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमने पढ़ा था कि क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, ये था मेरा इलेक्ट्रिक डायपोल। और मोमेंट क्या था फिर, चार्ज मल्टीप्लाई बाय देयर सेपरेशन। सिमिलरली यहाँ पे भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वही है। क्या है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय देयर सेपरेशन। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ होती है एक, जैसे उसके अंदर चार्जेज होते हैं, जैसे इसके अंदर मैं बनाऊँ नॉर्थ और साउथ पोल, 2 पोल है मेरे पास, तो एक पोल की स्ट्रेंथ है ये m। ठीक है, अब इसकी यूनिट जो है वो क्या बनती है, देखो इंपॉर्टेंट यूनिट है वो क्या क्या बनती है। एक यूनिट है इसकी जूल पर टेस्ला, ठीक है, जूल पर टेस्ला बनती है। एक यूनिट है इसकी एम्पियर मीटर स्क्वायर। एक मैग्नेटिक मोमेंट का जो है, सॉरी मैंने डायपोल मोमेंट बना दिया, तो मैग्नेटिक मोमेंट को लिखते हैं हम कैपिटल M से। तो वो है एक फार्मूला और है, करंट मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, सरफेस एरिया, सॉरी क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं, सरफेस एरिया ऑफ दिस मटेरियल एनी सर्कुलर पाथ ऑब्जेक्ट। ठीक है, करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब यहाँ से एक चीज़ और बनती है कि करंट जो है, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, वो एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की तरह काम करता है। कैसे काम करता है देखो, एक जो भी सर्कुलर लूप है, मान लिया मैंने एक सर्कुलर लूप ये है, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, साइक्लिक, ये क्लॉकवाइज रोटेशन दिख रहा है मेरे को, है ना। तो क्लॉकवाइज जब भी रोटेशन होगा तो वो जो है पोल एग्जिस्ट करेगा, कैसे, तो वो होगा साउथ पोल। ये अगले यूनिट में दोबारा से पढ़ेंगे एक बार। तो ये साउथ पोल बनेगा अगर ऊपर से देखोगे तो, अगर उस साइड से देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिखेगा हमें, और ये बनेगा फिर नॉर्थ पोल। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए नॉर्थ पोल। ठीक है, जब भी एक सर्कुलर लूप हो, क्लॉकवाइज रोटेशन हो, तो साउथ पोल बनेगा ऊपर की तरफ, और दूसरी साइड में नॉर्थ पोल। तो एक मैग्नेट बन गया, एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बन गया, कोई भी सर्कुलर लूप है, करंट कैरिंग लूप है तो। ठीक है, अब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन के केस में, एक इलेक्ट्रॉन के केस में जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, फॉर वन इलेक्ट्रॉन केस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है वो कितना होता है, n टाइम्स म्यू बी। और म्यू बी जो है मेरे पास है EH क्रॉस डिवाइड बाई 2m। H क्रॉस जो है मेरे पास होता है h बाई 2 पाई, और h जो होता है वो होता है प्लांक कांस्टेंट। अब ये प्लांक कांस्टेंट जो है, एक बार फिर से आएंगे हम 7th यूनिट के अंदर, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है हम इसको पढ़ेंगे तब। प्लांक कांस्टेंट है ये, ठीक है। इसकी वैल्यू भी होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, इसकी यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन नहीं आता यूनिट के ऊपर, बस इसकी ये यूनिट याद करनी है। ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल सेकेंड ही होती है। तो ये बोहर मैग्नेटॉन है, EH क्रॉस डिवाइड बाई 2m। m क्या है, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पोल स्ट्रेंथ मत समझ लेना, पोल स्ट्रेंथ जो है उसका कोई क्वेश्चन नहीं आता है पोल स्ट्रेंथ के ऊपर। अब ये है बस इम्पोर्टेंट, यही बनता है। मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो n है, n क्या है यहाँ पे, इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बोहर मैग्नेटॉन, इसको हम बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन।
बोहर्स मैग्नेटो। अगर इसकी मैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाल रहा हूँ तो इसकी वैल्यू होती है, अगर इन सभी की वैल्यू मैं पुट करूँ, ई क्या है, एलिमेंट्री चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो इन सभी की वैल्यू अगर पुट करोगे तो ये बनेगा लगभग -24, और यूनिट क्या बनेगी, जो मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होगी वही इसकी यूनिट होगी एम्पियर मीटर स्क्वायर, या फिर मैं कहूँ जूल पर टेस्ला। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बन गया बोहर मैग्नेट्रॉन का। ठीक है, अब लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या बनता है, देखो मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं वो क्या है। देखो एक चीज़ इससे पहले मैं बता देता हूँ, एक इसमें है मूविंग कोयल गैलोमीटर का। तो मूविंग कोयल गैलोमीटर जो है वो किस काम आता है, मूविंग कोयल गैलोमीटर, एक लाइन में लिख लो इसका आंसर, मूविंग कोयल गैलोमीटर, गैल्वेनोमीटर, वो किस काम आता है, वो काम आता है टू डिटेक्ट स्मॉल करंट्स, टू डिटेक्ट स्मॉल करंट्स। जैसे मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज में बीच में जो है आपने देखा हो व्हीटस्टोन ब्रिज का अगर वीडियो, तो उसमें मैंने एक गैलोमीटर लगाया था बीच में, तो डिटेक्ट स्मॉल करंट, जो भी छोटा सा करंट होगा वो ये डिटेक्ट कर लेगा गैलोमीटर, मूविंग कोयल गैलोमीटर। ठीक है, अब इसके अंदर जो है लास्ट टॉपिक है वो क्या है, मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या है। देखो मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या है, देखो अर्थ के ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड है, ज़्यादा डीपली मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि टाइम्स हमारे पास कम है। मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ का, क्यों होता है कि अर्थ के अंदर फेरस और निकल के चार्ज आयन है इनसाइड द कोर, कोर के अंदर सारी चीज़ें वहाँ पे लिक्विड स्टेट के अंदर है, क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई है तो वहाँ पे सारी चीज़ें जो है लिक्विड स्टेट में, जैसे लावा निकल के आता है ना, तो वहीं से निकल के आता है वो। ठीक है, तो अर्थ अगर रोटेट कर रही है, अगर क्या कर ही रही है रोटेट, तो अर्थ रोटेट कर रही है, तो वो चार्ज आयंस भी रोटेट कर रहे हैं, चार्ज आयंस रोटेट करेंगे, कुछ भी चार्ज जो है मूव करेंगे तो क्या बनेगा, करंट बनेगा, और करंट से क्या बनता है फिर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, जैसे मैं मान लेता हूँ ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो जियोग्राफिक नॉर्थ जो होता है, जियोग्राफी जैसे जियोग्राफी के अंदर हम पढ़ते हैं नॉर्थ साइड किस साइड में है वो, लेकिन एक्चुअल में मैग्नेटिक पोल जो है वो अलग है। मैग्नेटिक पोल जो है इधर आएगा साउथ पोल और इधर आएगा नॉर्थ पोल। ठीक है, अगर मैं निडल को ऐसे रखूंगा तो निडल का नॉर्थ पोल जो है इस तरफ जाएगा और साउथ पोल इधर जाएगा, तो इसको मैं ये भी बोलूँगा नॉर्थ सीकिंग पोल, नॉर्थ सीकिंग पोल, क्योंकि निडल का जो है नॉर्थ पोल इधर जाएगा। इसको मैं बोलूँगा साउथ सीकिंग पोल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साउथ पोल जो है निडल का साउथ पोल जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ की तरफ साउथ, साउथ की तरफ नॉर्थ। मैग्नेटिक एक्सिस ये है मेरी, और जियोग्राफिक एक्सिस ये है, जियोग्राफिक एक्सिस, और ये है मैग्नेटिक एक्सिस। अब 3 एलिमेंट्स हैं मेरे पास, कौन कौन से हैं, देखो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है पहला, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। सेकंड है एंगल ऑफ डिप, या फिर मैं इसको बोलूँगा मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप। थर्ड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, अब ये जो है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या है, इट इज़ द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये है एंगल बिटवीन जियोग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस, तो ये एंगल जो है वो बनता है जियोग्राफी एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में। फिलहाल जो ये एंगल है 11.3 डिग्री है एट द इक्वेटर। वैसे ये टाइम के अकॉर्डिंग जो है चेंज होता रहता है, जैसे कई करोड़ों साल बाद जो है ये जो पोल है साउथ पोल ये यहाँ पे आ जाएगा और नॉर्थ पोल जो है यहाँ पे चला जाएगा, तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। फिलहाल जो है इसकी वैल्यू 11.3 डिग्री है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप क्या है, एंगल ऑफ डिप है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना एंगल बना रहा है, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई एक प्लेस ले रहा हूँ तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, देखो ये जैसे मैंने मान लिया ये क्या है, अर्थ का इक्वेटर है, इक्वेटर मतलब जो बीच में पड़ता है वो। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी भाई, साउथ से नॉर्थ जाएंगे इनसाइड द मैग्नेट, तो ऐसे डायरेक्शन होगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मतलब इसके टेंजेंट, अर्थ के टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे
तो वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वो भी ऐसा ही सेम डायरेक्शन के अंदर ही है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक चीज़, एट अर्थ इक्वेटर, एट इक्वेटर, ध्यान रख लो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था। एट इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप जो है वो कितना होता है, एंगल ऑफ डिप जो है वो होता है 0 डिग्री। इसको एंगल ऑफ डिप को हम लिखते हैं डेल्टा से, 0 डिग्री होता है एट अर्थ इक्वेटर। एट मैग्नेटिक पोल्स पे, मैग्नेटिक पोल्स पे कितना होता है, मैग्नेटिक पोल्स, यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा, वर्टिकल कंपोनेंट मतलब इस डायरेक्शन में, वो होगा 0, वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा एट मैग्नेटिक पोल्स के ऊपर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इधर होगी और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इधर। तो सारा का सारा जो मैग्नेटिक फील्ड है मेरा वो इसी डायरेक्शन में ही है, इधर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, क्योंकि जो इनके बीच में जो एंगल है वो कितना बन रहा है, यहाँ पे डेल्टा जो है वो बन रहा है 90 डिग्री। और यहाँ पे मैं लिखूँगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 0। और यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर है, नेट मैग्नेटिक फील्ड के, और यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट वो बराबर है नेट मैग्नेटिक फील्ड के। नेक्स्ट पॉइंट ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यही है, एच है, कि कितना एंगल बन रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिसाइड होता है। तो ये तीनों कंपोनेंट अगर पता हो हमें किसी पैलेस का, तो हम बता सकते हैं वहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो गोस के अंदर मेजर किया जाता है, क्योंकि कम है गोस के अंदर, ठीक है, 10⁻⁴ कुछ होता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, अर्थ का इक्वेटर पे कितना है, एंगल ऑफ डिप 0 है, एट मैग्नेटिक पोल्स पे कितना है 90 डिग्री है, वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है एट इक्वेटर पे, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होता है एक मैग्नेटिक पोल्स के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी यूनिट जो है पूरी, जो है थर्ड यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट जो करंट है, ये मैंने पूरी करवा दी है। अब तक 3 यूनिट हो चुकी हैं, तीनों यूनिट के ऊपर क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। कल मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इसके ऊपर, कल नहीं या तो आज ही क्वेश्चन मैं करवा दूंगा इन पे। तो कुछ क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन आए हुए होंगे उनको मैं एक बार पूरा सा डीपली जो है, ये फॉर्मूले तो मैंने करवाई दिए, प्लस कुछ थ्योरी पार्ट भी मैंने करवा दिया। तो वो क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जाम।